नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में सह आचार्य भौतिक शास्त्र राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज में यूजी क्लास का आपका टॉपिक है 3 डायमेंशनल बॉक्स में हम श्रोडिंगर समीकरण को कैसे हल करते हैं, अर्थात जनरलाइजेशन ऑफ 3 डायमेंशनल बॉक्स। हमने पिछले आर्टिकल में 1 डायमेंशनल बॉक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने किया था। अब हम उसे जनरलाइजेशन करेंगे, अर्थात यदि हम एक विमीय के स्थान पर 3 विमीय बॉक्स ले लें तो हल किस प्रकार से होंगे। जैसे कि हमने एक विमीय बॉक्स में देखा था कि एक विमीय बॉक्स में जो दीवारें थी अर्थात जो विभव था वो बाउंड्रीज पे हमने इनफाइनाइट ले रखा था और कण को उसके बॉक्स के अंदर रखा था। बॉक्स के अंदर विभव का मान 0 था। उसी प्रकार से यहाँ पर हम 3 विमीय बॉक्स मानेंगे, अर्थात जो बाउंड्रीज होंगी वो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में होंगी। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में बाउंड्री जो है x बराबर 0 से लेकर a तक है, y डायरेक्शन में y बराबर 0 से लेकर y बराबर b तक है और z डायरेक्शन में z बराबर 0 से लेकर z बराबर c तक है। इस प्रकार से हमारी 3 विमीय बॉक्स की जो है वो संरचना, ज्यामितीय संरचना हमने मानी। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बॉक्स के अंदर विभव है वो 0 है। बॉक्स के अंदर विभव का मान क्या है? 0 है और कण जो है वो बॉक्स के अंदर है। ये m द्रव्यमान का जो कण है वो बॉक्स के अंदर है और बॉक्स की जो दीवारें हैं x, y, z डायरेक्शन में जो बाउंड्रीज हैं वो अनंत बाउंड्रीज है, अर्थात उसके बाहर विभव का मान अनंत है। अर्थात कण जो होगा गति करेगा और दीवारों से टकराकर वापस अनंत बल से उसे खींच लिया जाएगा। बल जो होगा वो कण की गति की विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि F बराबर क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस में, संरक्षित क्षेत्र में अगर कोई कण गति कर रहा है तो वहां बल के मान का फॉर्मूला जो होता है F बराबर माइनस ग्रेडियंट v होता है। F इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट v, अर्थात एक दिशा में अगर अपन लें तो F बराबर माइनस dv अपॉन dx होता है। ये बल जो है इस कण को विपरीत दिशा में अर्थात वापस अंदर की तरफ खींचेगा और चूंकि dv अर्थात जो विभव में अंतर है, अंदर विभव v 0 है और बाउंड्रीज पे अनंत है तो dv का मान भी इनफाइनाइट हो गया, अर्थात f बराबर माइनस इंफिनिटी आता है। अनंत बल से विपरीत दिशा में इस कण को खींच लेगा, अर्थात कण जो है उस क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकता। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे मैंने बताया कि v x y z अर्थात विभव का मान 0 है इनसाइड बॉक्स के अंदर, v x y z इक्वल टू इनफाइनाइट आउटसाइड द बॉक्स। विभव का मान बॉक्स के बाहर अर्थात दीवारें और दीवारों के बाहर अनंत होता है। विभव की कंडीशन, हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें विभव पर ये कंडीशंस है और उसकी ज्योमेट्री। अब चूंकि कण का अस्तित्व जहां होता है, जहां कण के पाए जाने की प्रायिकता होती है, वहीं हम श्रोडिंगर इक्वेशन का हल निकाल सकते हैं। क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन किसी भी m द्रव्यमान के कण के लिए लिखी जाती है, अर्थात कण का अस्तित्व यदि नहीं होगा वहां श्रोडिंगर इक्वेशन हम नहीं लिख सकते, वहां उसका फिजिकली कोई मीनिंग नहीं है। अर्थात जहां जहां कण के पाए जाने की प्रायिकता होती है वो रीजन्स कहलाते हैं, वो क्वांटम मैकेनिक्स में उनको रीजन्स कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर एक ही क्षेत्र होगा, यहाँ पर आपके पास में एक ही क्षेत्र होगा जो कि बॉक्स के अंदर है। यहाँ हमें m द्रव्यमान के कण के लिए समीकरण लिखनी है। श्रोडिंगर समीकरण जो होती है m द्रव्यमान कण के लिए होती है 3 डायमेंशनल इक्वेशन ही हम लिखे चलेंगे, क्योंकि 3D है। जैसे कि आप जानते हैं इक्वेशन कहाँ से लिखी थी, इक्वेशन जिसे आप जानते हैं del to sin प्लस twice m e twice m upon h cos square e minus v sin v। अब आपको पता है कि क्षेत्र 1 के लिए हम समीकरण लिख रहे हैं, एक क्षेत्र 1 में v का मान क्या है? 0 है इनसाइड द बॉक्स, और del to psi को हमने 3D फॉर्म में
अलग अलग कंपोनेंट पे लिख के del 2 sin del x2 plus del 2 sin del y2 plus del 2 sin del z2 plus twice del x2 square sin equal to 0। इस प्रकार से ये समीकरण 3 डायमेंशन जो समीकरण है वो इनसाइड बॉक्स हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है m रिप्रेजेंट करके। अब इसका हल यदि हमें निकालना है तो इसके हल के लिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें पता है 3 डायमेंशन कोई भी इक्वेशन को हम सॉल्व डायरेक्टली नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक से उसको 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और प्रत्येक इक्वेशन के लिए हम हल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक हमने सीखी पिछले लेक्चर्स में, psi xyz equal to x x y y z। दैट मींस जो psi फंक्शन है उसको हमने 3 फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में मान लिया x y z, और जो तीनों ही x और y और z अलग अलग वेरिएबल पर निर्भर कर रहे हैं। अब इसे हम इस जो अजम्पशन है जो हमने इसको सेपरेशन माना है प्रोडक्ट के रूप में, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इससे सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको इसमें, तो इससे हमें प्राप्त होता है 1/x del 2x del x2 1 कैपिटल Y del 2 कैपिटल Y del स्मॉल y2 प्लस 1 कैपिटल Z del 2 कैपिटल Z del z2 प्लस माइनस इक्वल टू माइनस 2/8 x2। यहाँ x कैपिटल जो xyz है, कैपिटल xyz यहाँ पर वेव फंक्शंस जो साई लेके चल रहे थे उसको कैपिटल xyz ने रिप्लेस किया है, वो वेव फंक्शंस है xyz डायरेक्शन, और स्मॉल xyz जो है वो आपकी डायरेक्शंस है x y और z डायरेक्शंस। अब यहाँ पर हम वही कंसेप्ट लगाते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के लिए। पहले हम इस टर्म को लेफ्ट साइड में ले जा सकते हैं, इसको यहाँ पर रखेंगे, इस बाकी टर्म्स को अगर हम राइट साइड में ले जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये टर्म बचती है और लेफ्ट हैंड साइड x का फंक्शन हो जाता है, अर्थात राइट हैंड साइड तो y और z का फंक्शन है और लेफ्ट हैंड साइड x का फंक्शन, और दोनों बराबर है। इसका तात्पर्य यह है कि मैंने x को बदला तो लेफ्ट साइड बदल जाएगी और मैंने y z बदला तो राइट साइड बदल जाएगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा एक ही सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है कि इसका मान किसी कांस्टेंट के बराबर हो, अन्यथा नहीं होगा। वो कांस्टेंट हम यहाँ पर माइनस के क्या लेके चल रहे हैं, माइनस kx स्क्वायर। सिमिलरली हम y कंपोनेंट को ले लेंगे, उस कांस्टेंट को हमने माइनस ky स्क्वायर माना, इसी तरह से z कंपोनेंट को लेफ्ट साइड में ले लेंगे और वो माइनस kz स्क्वायर आएगा। इन तीनों को यदि हम मानते हैं तो तीनों का सम जो है इसके बराबर आ जाएगा, kx स्क्वायर ky स्क्वायर kz स्क्वायर माइनस है ही इसमें, तो ये आपके इसके बराबर है। यहाँ से हम आइगन वैल्यूज आने निकालें। इस प्रकार से ये इक्वेशन हमारे पास है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये इक्वेशन 1 डायमेंशन में क्या बनती है, del 2 कैपिटल x अपॉन del स्मॉल x2 प्लस kx स्क्वायर कैपिटल x इक्वल टू 0। 1 डायमेंशनल इक्वेशन, और 1 डायमेंशनल इक्वेशन को हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था, वो रिजल्ट्स हम यहाँ डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। और अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट 3D वाला क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ तक हल करने का वही हल आप यहाँ पे दिखाएंगे, वही सॉल्यूशन दिखाएंगे जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, उसे आपको हल करके दिखाना है, डायरेक्टली नहीं लेना है। ये तो चूंकि हम पहले कर चुके हैं इसलिए इसको यहाँ पे डायरेक्ट बताया हुआ है, आपको एक डायमेंशन के लिए हल जरूर करना है इसमें, और बाकी y और z में सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि सिमिलरली ये रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर कैपिटल X इक्वल टू √2 a sin n1 pi x अपॉन a where n1 इक्वल टू kx अपॉन pi इक्वल टू 1 0 n1 नॉट इक्वल टू 0। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, n1 अगर 0 हो जाएगा तो आपके x का मान 0 हो गया। x क्या है, फंक्शन, वेव फंक्शन का मान अगर 0 हो गया दैट मींस कण के पाए जाने की प्रायिकता ही नहीं है, अर्थात कण का अस्तित्व ही नहीं है। जब कण का अस्तित्व ही नहीं तो आप किसे हल कर रहे हैं, अर्थात हम कण को मान कर चल रहे हैं, हमने कण को माना ही कण वहां है और कण वहां होगा तभी इक्वेशंस का मतलब, अन्यथा नहीं है, इसलिए फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है n नॉट इक्वल टू 0। तो सिमिलरली n1 नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन भी यहां पर लागू होगी। इसी प्रकार से y कंपोनेंट यदि हम ले तो
y equal to under root 2 upon b sin n2 pi b y where n equal to k by b upon pi. n2 not equal to n2 equal to 1 to 3, n2 is also not equal to 0. सिमिलर कंसेप्ट यहाँ देखिए हमारे पास में क्या बदल रहा है, 1 के स्थान पे 2 आ रहा है, x के स्थान पे y आ रहा है, a के स्थान पे b आ रहा है, क्योंकि a की जगह बाउंड्रीज भी आ रही है, ये परिवर्तन है। इसी प्रकार से z कंपोनेंट ले तो z कंपोनेंट की इक्वेशन z में आ गई और इसमें आ जाएगा z इक्वल टू अंडर रूट 2 कौन सी sin n3 pi कौन सी z वेयर n3 इक्वल टू kz इक्वल pi इक्वल टू 1 to 3 here n3 not equal to again 0. Okay, similar concept n1 n2 n3 n1 n2 n3 not equal to 0. ओके, कट के पैमाने की प्रैक्टिस से संबंधित जो आर्गुमेंट है इसके कारण से शून्य नहीं होगा। अब आपके पास में जो टोटल वेव फंक्शन है वो सबका प्रोडक्ट हो जाएगा x y z का। अब हम इसे एक साथ लिखकर भी देख सकते हैं, अगर हम इसे लिखकर देखना चाहें, जो कि आपको एक साथ दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, आपको जो रिजल्ट है उसको पूरे रिजल्ट को एक साथ लिखना है। वैसे तो इसका भी तात्पर्य वही होता है, परंतु जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें आपको दिखाना आवश्यक है। इक्वल टू 8/ABC sin n1 pi x t sin n2 pi y equal to b sin n3 pi z upon c। इस प्रकार से आपके पास में ये फंक्शन जो है टोटल वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन है जो 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए हमने निकाला है और हमने जो बाउंड्रीज वाली एबीसी मानी। ओके, और जो आइगन वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास में क्या था यहाँ पे kx² प्लस क्या कंडीशन आई थी, kx² प्लस ky² प्लस kz² is equal to twice mv upon h cross square। यहाँ से अगर हम kx ky z kz का मान अगर यहाँ से रखने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास है n1 pi upon a square plus n2 pi upon b square plus n3 pi upon c square equal to twice mv। और ये का मान आपके पास में आ जाता है, इसको मैं क्लियरली यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि इससे हमें रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना है। पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर twice m n1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ओके, ये जब हमने बाउंड्रीज को एबीसी में लिखा उस समय आपके पास में आइगन वैल्यूज का मान, तो हमने आइगन फंक्शन आइगन फलन का मान निकाल लिया, आइगन वैल्यूज का मान निकाल लिया और इस इक्वेशन को देख के हम क्या देख रहे हैं कि आइगन वैल्यूज का मान डिस्क्रीट है। n1 n2 के अलग-अलग मानों को अगर हम यहाँ लिखते हैं तो आपके पास में जो आइगन मान है वो क्वांटाइज्ड आ रही है, डिस्क्रीट आ रही है। इसको हम जब एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो थोड़ा इजी वे में करते हैं, उसके लिए आप क्यूबिक कॉन्जुगेशन मान लेते हैं। क्यूब के लिए हमें पता होता है a बराबर b बराबर c, जो बाउंड्रीज है वो बराबर हो जाती है, तो आइगन वैल्यूज का मान आपके पास में हो जाएगा पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन पाई m a स्क्वायर n1, ये बराबर हो गया तो ब्रैकेट में आपके रह गया n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। ये जो बाहर आपने ले रखा है प्रोडक्ट उसको किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, e1 ले लेते हैं n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। इस प्रकार से आइगन वैल्यूज आपके पास है। यहाँ इस आइगन वैल्यूज को हम देखते हैं तो डिस्क्रीट क्वांटाइज्ड है, इसके अलावा डिजेनरेट है। ये कैसी है? डिजेनरेट, डिजेनरेट। और
डिजेनरेसी को अगर अपन देखें कि कितनी डिग्री ऑफ डिजेनरेसी है, तो अलग अलग लेवल में अलग अलग होता है। डिजेनरेसी का मतलब क्या होता है? एक ही आइगन मान के संगत, अगर आपके पास में एक ही आइगन मान है और उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास में वेव फंक्शन का मान अलग अलग है, अर्थात इन आइगन फंक्शंस के लिए अगर आइगन वैल्यू का मान एक ही है तो हम ये कहेंगे कि ये आइगन मान जो है थ्री फोल्ड डिजेनरेट है, अर्थात उसकी जो कोटि है, डिग्री ऑफ डिजेनरेसी है, जो उसकी कोटि का मान है वो क्या है? 3 है। क्योंकि ये तीनों आइगन फंक्शन इंडिपेंडेंट है। ये तीनों आइगन फंक्शन कैसे होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट, रेखीय रूप से स्वतंत्र जो तरंग फलनों की संख्या है वो डिग्री ऑफ डिजेनरेसी कहलाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिजेनरेसी अलग अलग लेवल में कितनी है, उसे हम इजीली अगर अपन देखें तो उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि n1 n2 n3 के जो समुच्चय है, तीनों मान है, तीनों मानों को अपन एक तरह से समुच्चय मान सकते हैं। तीनों मानों का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ मान लीजिए आपके पास में पहले जो कॉलम है उसमें आइगन वैल्यू आ गया आपके पास में। आइगन वैल्यू का मान सपोज कर लीजिए E बराबर 3E, और ये कौन से उसके लिए हो सकता है? कॉम्बिनेशन के लिए मान लीजिए G फोल्ड अगर अपन ले, G फोल्ड डिजेनरेसी अगर ले, और यहां पर ये देखें G फोल्ड डिजेनरेसी है, और यहां पर जो सेट है, जो नंबर ऑफ सेट्स जो है, नंबर ऑफ सेट्स जिसके लिए इक्वल हो सकता है, जैसे हम ले लें 1 1 1, एक ही कॉम्बिनेशन है, तो आपके पास में डिजेनरेसी जो है एक ही कॉम्बिनेशन है आपके पास में 1 1 1, जिसके लिए आपके पास में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये आइगन है। इसी प्रकार से 6 इवन अगर अपन ले तो ये 3 कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 1 1 1 2 1 एंड 1 1 2, इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसी प्रकार से हम आगे देख सकते हैं कि यदि हमने 1 1 1 1 1 2 लिया है, दूसरे को 2 ले सकते हैं, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 9 इवन आ जाएगा। और ये कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है? ये 3 आएगा, 2 2 1 2 1 2 एंड 1 2 2। इस तरह से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस प्रकार से किस लेवल में कौन से ऑर्डर की डिजेनरेसी यहाँ पर है। इसे हम विद कर्व भी देख सकते हैं। यदि कर्व अर्थात रिप्रेजेंटेशन अगर इसका ग्राफिकल देखना चाहें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आप इजीली इसे देख सकते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, नॉट ग्राफिकल, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जीरो तो है नहीं, आपके पास में मिनिमम ऊर्जा का मान E1 है, और E1 के लिए आपके पास में एक ही मान आ रहा है। इसके बाद में E1 के बाद में 6E1 है, 6E1 आपके पास में आ रहा है 3 बार, फिर आपके पास में 9E1 है, वो भी 3 बार आ रहा है। इस तरह से आपके पास में इस डायरेक्शन में तो ये आ गया, और ये आपके पास में अलग अलग लेवल पे जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ डिजेनरेसी है उसको यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो आपके पास में 3 डायमेंशन बॉक्स होता है उसमें जो वेव फंक्शंस होते हैं, उसका जो सॉल्यूशन होता है वेव फंक्शन किस फॉर्म में आता है, और उसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं, और डिजेनरेसी के बारे में भी हमने समझा। धन्यवाद दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।